9 को जरा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी शिकायत हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं शायद कोई आंसर गलत आ गया है। तो इसको जरा देख लें, मैं विद रेफरेंस बात करूंगा। तो आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस, जो कि पार्ट ऑफ ब्रेन है, व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। और इसके बारे में आप एक बात और जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है, ये एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। इसको हम बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ये। और आसान लफ्जों में कहें तो फीवर को भी कॉज करता है, फीवर कॉज करता है, फीवर को इंक्रीज करता है, या बॉडी के सेट पॉइंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। तो सवाल में आपसे कह रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस जो है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अब वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है उसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी बुक का पेज नंबर है 305। इस पर आप अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें, सेम यही बात लिखी हुई है कि जो हाइपोथैलेमस है वो प्रोड्यूस करता है लिपिड लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। उस लिपिड लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो नाम मेंशन है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। और फिर बाद में कह रहे हैं कि इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से बॉडी में फिर बाद में थर्मोजेनेसिस होती है। ठीक है, यानी कि बाद में इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से बॉडी में पायरोजन रिलीज होता है, और फिर वो पायरोजन थर्मोजेनेसिस रिलीज करवाता है, और इससे फिर क्या होता है इन द एंड? फीवर होता है इससे। ठीक है ना? तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी अब, क्या हाइपोथैलेमस जो है वो पहले क्या रिलीज करता है? पहले वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। सो ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द राइट आंसर। 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करता है? तो देखिए, इन द एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो किसके पास होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो एक, अच्छा ये कौन सी वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात हो रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेस्पिरेटरी चेन की बात हो रही है, ये फोटोसिंथेसिस वाली नहीं है। अच्छा, कैसे पता चला भाई ये फोटोसिंथेसिस वाली नहीं है? क्योंकि इसके ऑप्शन में देखिए आपको एनएडीएच गिवन है। अगर ऑप्शन में एनएडीपी गिवन होता, डीपी ये वाला ऑप्शन गिवन होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक की हो सकती है। लेकिन चूंकि एनएडीपी आपको गिवन नहीं है, एनएडीएच गिवन है, तो इससे पता लगा कि रेस्पिरेटरी चेन है। अब इन द एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है ना, वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऑक्सीजन के पास जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के रेडिकल में। और फिर वो जो ऑक्सीजन का रेडिकल है, जब वो दो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो फाइनली इससे बनता है मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है? तो सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं वो कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉलोइंग आर द वायरल डिजीज, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है? एक्सेप्शन बतानी है कि कौन है जो वायरल डिजीज नहीं है। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? तो देखें, सिफिलिस के बारे में हम जानते हैं कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रैपोनीमा पैलिडम। ट्रैपोनीमा, ट्रैपोनीमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से ही बीमारी होती है, तो इट इज अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी बीमारी बताएं जो वायरल नहीं हो। तो हेपेटाइटिस, पोलियो और एड्स तो वायरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सिफिलिस। इट इज नॉट अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिसऑर्डर। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, वो कौन सी पानी की प्रॉपर्टी ऐसी है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखती है? तो देखिए, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और इस फॉर्म को जनरेट करते हैं। तो ये जो फॉर्म बनती है, ये इस फॉर्म के बनने की वजह ये है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके हाइड्रोफिलिक रीजन्स को अट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोफोबिक रीजन्स को रिपेल करते हैं। तो जिसकी वजह से ये होता है कि इसका जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है वो अंदर चला जाता है, और हाइड्रोफिलिक वाला रीजन जो है वो ऊपर आ जाता है, जिससे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनती है। ठीक है, इससे क्या बनती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब यहां पर ये बात याद रखिएगा कि वाटर चूंकि रिपेल कर रहा है, तो इस रिपल्जन को, यानी कि वाटर जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन।
इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जिसमें वाटर किसी नॉन लिपिड मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ऑप्शन नंबर थ्री, मतलब सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, मगर ये फेडरल बुक से लिया गया है। ये फेडरल बुक में ये वाला फैक्ट है, सिंटेक्स बुक बोर्ड में इसका फैक्ट नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो उससे बनता है सक्रोज। ठीक है ना, सक्रोज बनता है। और सक्रोज का लिंकेज जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब होता ये है कि जब हम कार्बन काउंट करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो कार्बन है वो फर्स्ट होता है, यानी कि यहां पर फर्स्ट कार्बन होता है। और अगर ग्लूकोज की बात करें, बल्कि सॉरी, यहां पर अगर मैं यहाँ पे यहां से काउंट करूं तो फ्रक्टोज का जो कार्बन हम देखते हैं वो होता है, ये फर्स्ट है, और ये वाला सेकंड कार्बन होगा। ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड होता है। और अगर बात करते हैं ग्लूकोज की, यानी कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ठीक है भाई, ये ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन यूज होता है और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यूज होता है, फर्स्ट कार्बन। तो असल में जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बन रहा है। तो इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि द सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज है और फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज है। तो इसका सही आंसर होता है, और ग्लूकोज कौन सा वाला होता है, अल्फा होता है, फ्रक्टोज होता है बीटा। तो उस तरह से ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको कह रहे हैं अल्फा 1 बीटा 2। अल्फा 1 से मुराद फर्स्ट कार्बन ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, और बीटा 2 का मतलब क्या है, बीटा 2 का मतलब है सेकेंड कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए कह लें या वन कह लें, ऑप्शन नंबर ए या वन इज द राइट आंसर होगा, 13 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें अगर, कह रहे हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कब होता है? देखिए, एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, जैसे एक फोटो सिस्टम पहले हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास आता है फोटो सिस्टम 1। अब असल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वैसे तो इस तरह फ्लो करता है, ठीक है ना, ये तो हो गया नॉन साइक्लिक। ये क्या होता है, ये वाला होता है नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक से क्या बनता है, नॉन साइक्लिक से बनता है NADPH। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये जो NADPH की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, NADPH की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो उस वक्त इस NADPH के बनने को फर्दर रोक दिया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा रिवर्स कर देते हैं। अब ये हो जाता है साइक्लिक फ्लो। अब साइक्लिक फ्लो में तब तक NADH नहीं बनते जब तक उसकी क्वांटिटी बैलेंस नहीं हो जाती, और ATP की क्वांटिटी NADPH की क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये साइक्लिक जो फ्लो है वो चलता रहता है। तो साइक्लिक होने की जो असल कंडीशन है वो है NADPH का हाई हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हाई लेवल ऑफ NADPH। क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी इज द राइट आंसर। A process by which one glycerol molecule is linked with 3 fatty acids। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोक्साइड है, ठीक है भाई, और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल हमारे पास हैं। 3 फैटी एसिड में क्या होते हैं, COOH के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 3 फैटी एसिड्स, ठीक है भैया। तो ये हो गया 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें एस्टरिफिकेशन होती है, तो उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है कि जिस प्रोसेस के जरिए कंबाइन होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, या सॉरी, इस प्रोसेस से जो मॉलिक्यूल बन रहा है उस मॉलिक्यूल का नाम हमें बताना है कि उस, क्योंकि प्रोसेस का नाम तो हमें यहाँ दे दिया ना कि एस्टरिफिकेशन उस प्रोसेस का नाम है। मॉलिक्यूल का नाम बताना तो बहुत आसान सी बात है। जब भी कोई इस तरह मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन देगा, ये अपना OH देगा, और इससे जो कंबाइन मॉलिक्यूल बनेगा, उस कंबाइन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, और ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। इसको आप असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं और ट्राई ग्लिसराइड भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसको हम ए कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 15 का ए होगा। द लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेंस। प्लांट सेल वॉल की वो लेयर जो साइटोकाइनेसिस की वजह से बनती है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म,
प्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं। अच्छा, अब साइटोकाइनेसिस जब होती है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उसका तरीका बहुत अलग है। प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उसमें पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और फिर जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बीच में पहले मिडिल लेमिला बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? सबसे पहले बनती है मिडिल लेमिला, मतलब पहले सेल प्लेट बनती है, और वो सेल प्लेट डेवलप्ड होकर बनाती है मिडिल लेमिला। अब जब सेल प्लेट डिवाइड होती है तो सेल प्लेट के डिवाइड होने से, सेल प्लेट के डेवलप करने से फिर क्या होता है? अब ये दो न्यूक्लियस थे, और इसकी सेल प्लेट जो है प्रोसेस कर गई, आगे डेवलप्ड हो गई, और सेल प्लेट के प्रोसेस करने से अब ये जो पहले से सेल प्लेट यहाँ पर थी वो अभी भी मौजूद रहेगी। अब ये जो सेल प्लेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मिडिल लेमिला में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी। यानी कि सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस के दौरान कौन सी बनती है? वैसे तो सेल प्लेट बनती है, मगर सेल प्लेट डेवलप्ड इनटू मिडिल लेमिला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री कह लें या ऑप्शन नंबर सी कह लें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल ड्यू टू, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है किस वजह से होती है? तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो आती है वो असल में ये होता है कि इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन के चैनल्स होते हैं। इसके पास चैनल प्रोटीन होते हैं सेल के पास, सेल के पास चैनल प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। क्योंकि लिमिटेड मॉलिक्यूल्स अलाउ हो रहे हैं तो ये प्रोटीन की वजह से है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। During photophosphorylation, an acid glycolate is formed which is converted into glycine by, फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होती है तो ये जो एसिड है ग्लाइकोलेट वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सी जगह पर जाके होता है? तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले तो पहला जो स्टेप होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि वो जो आर यू बी पी था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो दो चीजें बनती हैं। एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और फिर उसके साथ साथ में एक और चीज बनती है, वो वही है पीजीए, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, ये वेस्ट होता है, इट इज द वेस्ट। इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है पर ऑक्सीजोम्स में, इसको परऑक्सीजोम में कन्वर्ट करवा देते हैं। ये जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पहला वाला स्टेप, ये कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब जो सेकंड वाला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो स्टेप है, ये कहाँ होगा? ये परऑक्सीजोम्स में जाकर होता है, जिसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करके ग्लाइसिन बना दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परऑक्सीजोम 18 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द पल्मोनरी वॉल्यूम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वॉल्यूम वेंटिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है? पल्मोनरी वॉल्यूम से मुराद लंग्स का वॉल्यूम। जब भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए ना तो इससे मुराद लंग्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19, तो असल में ये पल्मोनरी वॉल्यूम है, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि लंग्स की वेंटिलेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डिपेंड करता है बॉडी की कॉम्पोजिशन पर, यानी कि बॉडी किन चीजों से बनी है। ठीक है, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की कॉम्पोजिशन कैसी है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि बॉडी किन चीजों से बनी हुई है। तो 19 का जो आंसर होगा सही, वो होगा बॉडी कॉम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स ब्रेन। इंसान का दिमाग बाकी जानवरों के दिमाग से काफी अलग होता है, काफी डिफरेंट होता है। तो इसका रीजन बताना है। तो उसका असल रीजन ये है क्योंकि हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये ज्यादा एडवांस होता है, ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाकी ब्रेन का इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम एक नाम देते हैं मोस्ट कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं वो सारी यहीं से ही कंट्रोल होती हैं, और इंसान की कॉन्शियस एक्टिविटीज ज्यादा है। तो इंसान के ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, और उसमें कह रहे हैं कि हु रिसीव स्टिमुलाई
एंड कंडक्ट इम्पल्स टू द सेल बॉडी। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो स्टिमुलस को रिसीव भी करता है और फिर उसको सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर भी करता है? तो उस स्ट्रक्चर का नाम हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। जो आगे सेंड जो रिसीव करता है वो होता है डेंड्राइट, और आगे जो सेंड करता है वो होता है एक्सॉन। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जैसे फर्ज कर लें आप ए बना लें, डी बना लें, और बीच में आप ऐसे जनरेट कर लें। एक न्यूरॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह भी सोच सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्सॉन है, और ये वाला जो पार्ट है वो डेंड्राइट है, और ये जो बीच में मैंने डॉट बनाया ये हो गया सेल बॉडी। अब इम्पल्सेस कहाँ से कहाँ जा रही है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सेल बॉडी को इम्पल्स कौन देता है। सेल बॉडी को कौन दे रहा है? तो सेल बॉडी को कौन देगा? सेल बॉडी को डेंड्राइट देगा। डेंड्राइट इम्पल्स को रिसीव करेगा सबसे पहले, और रिसीव करने के बाद वो इम्पल्सेस किसको देगा? एक्सॉन को देगा, मतलब सेल बॉडी को देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंड्राइट इज द राइट आंसर। 21 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द एक्सॉन टर्मिनल, वो नर्व इम्पल्स जो एक्सॉन टर्मिनल पर आती है, कॉज द ओपनिंग ऑफ। अब यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से। देखें, लेट सपोज कि एक नर्व इम्पल्स हमारे पास आई, ठीक है ना। ये नर्व इम्पल्स जब यहां से आती हैं और फिर जब ये एक्सॉन की तरफ जाती हैं, लेट सपोज ये एक्सॉन है और लेट सपोज कि ये डेंड्राइट है, ठीक है, और डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ नर्व इम्पल्स जा रही हैं। तो जैसे ही वो नर्व इम्पल्स जाएंगी तो उससे क्या होगा? तो जब ये नर्व इम्पल्स आती हैं तो यहाँ पे न्यूरो रिलीज होते हैं, और वो न्यूरो क्या करते हैं? ठीक है, न्यूरो क्या करते हैं? न्यूरो के आने से भी पहले एक छोटा सा काम ये होता है कि यहाँ पर ये जो बीच वाली जगह होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें कैल्शियम आइंस होते हैं। और जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी तो वो कैल्शियम आइंस पहले अंदर आएंगे, उसके बाद न्यूरो बाहर जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस चीज के चैनल सबसे पहले ओपन होता है? फर्स्ट, सबसे पहले किस चीज के ओपन होंगे? तो सबसे पहले कैल्शियम चैनल्स के, कैल्शियम आइंस के जो चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। और जैसे ही कैल्शियम आइंस के चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर आएगा, जिससे नर्व इम्पल्स बाहर की तरफ ट्रेवल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो कैल्शियम चैनल है, इट विल बी द राइट आंसर, 22 का ए। 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब होता है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है। पहले होता है आरयूबीपी, और आरयूबीपी रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इससे हमारे पास बनता है फॉस्फोग्लिसरेट, और इसको हम थ्री फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। तो इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोनों नाम सही हैं, ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। थ्री फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बाद में बनता है। वन थ्री बिस्फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनता। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं बनता, ये तो रेस्पिरेशन में बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, दोनों नाम सही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, और उसमें कह रहे हैं डाईसल्फाइड ब्रिज कहाँ, कौन से बायोमोलिक्यूल में होते हैं? डाईसल्फाइड ब्रिज जो है ये असल में सिस्टीन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, वो बनाता है। सिस्टीन नाम के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बनाता है। और अमाइनो एसिड कौन से बायोमोलिक्यूल के पास होते हैं? अमाइनो एसिड प्रोटीन के पास होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। देखें, याद रखिएगा कि हमारा जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं। एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स, एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स, और एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब ये बात आपको याद रखनी है कि दोनों की जो नर्व्स निकलती है वो पेयर में होती हैं। इसमें एक बारे में कहते हैं इसके बाद 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स के बारे में कहते हैं इसके बाद 31 पेयर्स होते हैं। लेकिन ऑप्शन आपको पेयर्स में गिवन नहीं है। तो आप क्या करें, इसको पेयर को टोटल में कन्वर्ट कर लें। इसको आप मल्टीप्लाई बाय टू कर दें तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। 31 मल्टीप्लाई बाय टू कितना होगा? 31 मल्टीप्लाई हो जाएगा 62। तो इसका आंसर होगा 62 टोटल नर्व्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, 62 नर्व्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन इन्वॉल्व होगा? ब्रेन का एक ही पार्ट है हिप्पोकैम्पस,
ये ब्रेन का वो पार्ट है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद करने वाली बात थी ये। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल्स आर स्टॉप बाय कैस्पीरियन स्ट्रिप इज नोन एज। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैस्पीरियन स्ट्रिप का जो पार्ट है ये असल में कहाँ होता है। ये जो हमें एक ऑप्शन गिवन है, ये मेरे ख्याल से उसके गिवन दे दिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निकोटीन स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, मस्कुलर एक्टिविटी को। यानी कि निकोटीन जब आप लेते हैं, अगर कोई शख्स निकोटीन लेता है तो निकोटीन लेने से उसकी ये सारी चीजें स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निकोटीन कौन सी चीज को स्टिमुलेट कर देता है, कौन से फैक्टर को स्टिमुलेट कर देता है, कौन सी बात को स्टिमुलेट कर देता है, तो उसका हमें बताना है 28 का। तो 28 का इसका आंसर होगा, ये निकोटीन जो है ये एक्साइटेटरी इफेक्ट रखता है, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन को रिप्लेस कर देता है। ये एक्सिटेटरी इफेक्ट रखता है क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को इंक्रीज कर रहा है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो जो भी चीज एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है ना, उसको हम कहते हैं कि उसका इफेक्ट कैसा है, एक्सीटेटरी इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक्सीटेटरी इफेक्ट है। तो निकोटीन इसीलिए को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नुकसानदेह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहे हैं कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल इन टू बोट्स, बोट्स, स्नेल, शीप और मैन। अच्छा, ये पुरानी ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, ये ओल्ड बुक का टॉपिक है जो न्यू बुक में अब नहीं था, मगर ये दे दिया है, ओल्ड बुक में से दिया है। इसमें आपको ये कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का बताइए जिसका लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होता है। यानी कि दो, ये होस्ट को यूज करता है, बोट्स नहीं है, ये असल में होस्ट है ये। यानी कि जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसका सही आंसर है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक अपनी कुछ जिंदगी इंसान में और कुछ जिंदगी शीप और स्नेल में कंप्लीट करता है। तो एक इसका प्राइमरी होस्ट होता है इंसान, इंसान जो है वो इसका प्राइमरी होस्ट है, और शीप और स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। ये इसका कौन सा होस्ट है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिवर फ्लूक इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि फाइलम प्लेटी से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 29 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नाइजीरियंस। नाइजीरियंस के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा, क्योंकि आप नाइजीरियंस के बारे में एक बात जानते हैं कि नाइजीरियंस की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी पे टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नीडोसाइट्स। इनके पास नीडोसाइट्स होते हैं, और नीडोसाइट्स असल में क्या है, स्टिंगिंग सेल्स हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स वाली बात सही है कि ये जब अपने प्रे को, अपने शिकार को मारते हैं, तो उसमें अपने स्टिंगिंग सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उससे मारते हैं। सिर्फ टेंटिकल्स होना काफी नहीं है, नीडोसाइट्स का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं व्हाट आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास एंथोजोआ। अब ये ओल्ड बुक का टॉपिक है। ओल्ड बुक के अंदर आपकी जो सिंटेक्स की जो ओल्ड बुक थी, उसमें ये वाली बात मेंशन थी कि जो फाइलम नाइडेरिया होता है, नाइडेरिया का जो फाइलम है, इसकी तीन क्लासेस थी ओल्ड बुक के अंदर। और वो तीन क्लासेस इस तरह थी, एक होता है हाइड्रोजोआ, एक होता है हाइड्रोजोआ, एक होता है एंथोजोआ, एक होता है एंथोजोआ, और एक होता है स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर हाइड्रा आता था, एंथोजोआ के अंदर सी एनिमन आता था, और स्काइफोजोआ में जेलीफिश आती थी। तो ये ओल्ड बुक के अंदर ये क्लासिफिकेशन थी। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एंथोजोआ के बारे में पूछा जा रहा है। और एंथोजोआ के बारे में जो कैरेक्टर ओल्ड बुक में मेंशन थे, उसके हिसाब से ये था कि इसकी मिजोग्लिया नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, इसकी मिजोग्लिया कैसी होती थी, इसकी मिजोग्लिया फिब्रस होती थी, और पॉलीपॉइड फॉर्म्स ओनली होती थी। यानी कि जो सी एनिमल है उसमें सिर्फ पॉलीपॉइड फॉर्म होती थी, और जो है दूसरी फॉर्म्स है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो 31 के हिसाब से, जो ओल्ड बुक है उसके हिसाब से देखें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइरोडीनिया, अब ये भी ओल्ड बुक का ही टॉपिक था। ये हाइरोडीनिया ये क्लास है, क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा की, फाइलम एनिलिडा की क्लास है ये। ठीक है। और इसमें आ जाती है लीच, इसमें लीच वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं। अब लीच के बारे में आप ये बात जानते हैं कि लीच में ना तो सीटाए होते हैं ना पैरापोडिया होता है। यानी कि ये वाली बात जो लिखी हुई है ऑप्शन नंबर ए में, और 1.नंबर 1 में जो बात मेंशन है वो बिल्कुल सही है कि लीच में पैरापोडिया भी नहीं होते और सीटाई भी नहीं होते। अच्छा, फिर दूसरी बात, सीटाई प्रेजेंट है, अब ये बात गलत हो गई, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो गया। और लीच आप जानते हैं कि ब्लड सकर्स होती हैं, ये खून चूसती है, ये एक्टोपैरासाइट होती है। लीच कौन है? लीच एक एक्टोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ब्लड सकर्स होते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 वाली बात जो मेंशन की हुई है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फ्लैटफॉर्म्स दैट्स द एंडोपैरासाइट ऑफ मैन, ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंसान का एंडोपैरासाइट है, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर जिंदा रहता है, तो वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए, याद रखिएगा कि डुजेशिया ये नाम होता है प्लेनेरिया का। डुजेशिया जो है ये तो हो गया प्लेनेरिया। अच्छा, फेसियोला हिपैटिका ये भी एंडोपैरासाइट हो सकता है, मगर ये इंसान का नहीं है। ये आमतौर पे शीप के लिवर में रहता है, ये शीप के लिवर में रहता है। तो अगर चूंकि आपसे इंसान के बारे में पूछ रहे हैं तो इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रा तो पैरासाइट है ही नहीं, तो बचा है टीनिया। टीनिया असल में होता है टेप वॉर्म। टीनिया असल में कौन है? टीनिया असल में टेप वॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखें तो उसमें कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज एसेंशियल टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉग और की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट सर्च करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट है? तो एंजाइम लॉक एंड की के बारे में हम ये बात जानते हैं कि लॉक एंड की वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? रिजिड एंजाइम होते हैं, हार्ड एंजाइम होते हैं, और उनका सबस्ट्रेट फिक्स होता है, और उनकी एक्टिव साइट भी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। तो इसके बारे में जो सही स्टेटमेंट हमारे पास मेंशन है वो है एंजाइम मॉलिक्यूल ईच हैव डिस्टिंक्ट शेप। अब ये वाली बात अकॉर्डिंग टू कीलॉग मॉडल सही है। बाकी सारी बातें जो है वो एक जनरल करेक्टर है एंजाइम के। ये वाले जो पॉइंट है ये है तो सही, मगर ये एंजाइम के कौन से करेक्टर हैं? ये एंजाइम के जनरल करेक्टरिस्टिक्स में शामिल होता है। हमें एक ऐसा ऑप्शन मार्क करना है जो अकॉर्डिंग टू कीलॉग हाइपोथेसिस सही हो। तो अकॉर्डिंग टू कीलॉग हाइपोथेसिस ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 में कह रहे हैं द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने परसेंट है? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरह से होता है। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का तरीका अलग है, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का तरीका अलग है। 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल होती है किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, उसको हीमोग्लोबिन ट्रेवल करवाता है। और बाकी के जो 3% ऑक्सीजन है वो होती है ब्लड प्लाज्मा के जरिए। तो क्वेश्चन में ब्लड प्लाज्मा के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 में कह रहे हैं पेनिसिलिन इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क एज, ये भी ओल्ड बुक के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन थी कि पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है। और ये ऐसा किस तरह काम करती है? तो बड़ी आसान सी बात है कि ये बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं उसको इनहिबिट करती है, उसको ब्लॉक कर देती है। अब सवाल है कि सर किस तरह इनहिबिट करती है? तो उसका आंसर ये है कि वो उसकी एक्टिव साइट को इनहिबिट कर देती है, बैक्टीरिया के एंजाइम्स की एक्टिव साइट को इनहिबिट कर देती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई इनहिबिटर एक्टिव साइट को इनहिबिट कर रहा है तो ऐसे इनहिबिटर को आप क्या कहेंगे? ऐसे इनहिबिटर को हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ऑप्शन नंबर डी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इज द राइट आंसर। 37 की अगर बात करें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशंस एक्सेप्ट। अब जब भी एक्सेप्ट आ जाए ना तो उसका तरीका ही होता है कि आप ये करें कि ऑल हटा के विच कर दें, ठीक है ना, आर के बजाय लगा दें इज नॉट। अब आपके सामने क्वेश्चन का सेंस आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी कि कौन पॉलीसाइनेप्टिक नहीं है वो बताना है। तो देखिए नी जर्क, नी जर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए
नी जर्क एक रिफ्लेक्स एक्शन है। नी जर्क क्या है? नी जर्क एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होता है 37 का निक्सल रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है, वो मोनोसाइनेप्टिक पाथवे होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन मोनोसाइनेप्टिक होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो न्यूरॉन इन्वॉल्व हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन और एक है मोटर न्यूरॉन। क्योंकि एक ही साइनेप्स बन रहा है तो इस वजह से इसको मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, साइनेप्टिक का 37 का सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद 38 की तरफ आते हैं और उसमें कह रहे हैं द सेल्स विच डू नॉट सिक्रीट द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन सिक्रीट नहीं करता वो बताना है। तो देखिए ये जो हमारे पास गिवन है टी बी लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में तो हम जानते हैं कि भाई ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। ये एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं। अब इसमें हेल्पर टी सेल्स और यू हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल चूंकि बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये मदद तो कर रहे हैं एंटीबॉडी सिक्रीट करने में। लेकिन अगर आप टी लिम्फोसाइट्स को देखते हो तो ये कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे फॉर द सिक्रीशन ऑफ द एंटीबॉडीज। ये सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज में किसी भी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होता। डू नॉट इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये किसी भी तरह से एंटीबॉडीज के सिक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर बी सेल्स भी नहीं होता, तो मैं इसका, तो आप बोलेंगे सर एच सेल्स भी यानी कि हेल्पर टी सेल्स हैं वो भी नहीं होते। तो भाई ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये बी सेल्स को क्या करते हैं? ये बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और उसके बाद फिर वो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होता है। और फिर वो जो प्लाज्मा सेल्स हैं फिर वो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं। तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि भाई ये जो बी हेल्पर सेल्स हैं, ये एंटीबॉडी खुद तो उस तरह से सिक्रीट नहीं करें मगर कम से कम उसमें इन्वॉल्व तो है ना। टी सेल्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, उसका किसी तरह मैकेनिज्म ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए टी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि यूज एंड डिसयूज ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ ऑर्गन्स वाज गिवन बाय। वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ऐसा पोस्टुलेट दिया था जिसमें ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज मेंशन था कि अगर आप किसी ऑर्गन को यूज करो तो वो डेवलप्ड होगा, डिसयूज करो तो खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेमार्किज्म कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 का डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को अगर देखें तो उसमें कह रहे हैं ऑल द लिविंग एंटाइटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको गॉड ने क्रिएट किया। ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था सोरेज ने। ये सोरेज ने दिया था। और सोरेज का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द ह्यूमन हार्ट। इंसान के हार्ट में जो करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, मतलब किस तरह से बनता है, उसका हमें बताना है। 41 की अगर बात करें तो इसका होगा, देखिए पहले ऐसे नोड होता है, उसके बाद एवी नोड होता है, उसके बाद बंडल्स ऑफ हिस होते हैं, उसके बाद परकंजी फाइबर्स होते हैं। तो ये वाली जो फ्लो है ना वो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ, फिर परकंजी फाइबर। A bone that lies between the skull and post cranial skeleton। अब ये स्कल और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन का क्या मतलब है इसको जरा देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक डायग्राम देखें जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रही है। इस डायग्राम को अगर आप जरा गौर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर देखें, एक तो स्कल है ना आपका, ये पूरा हो गया स्कल। ये हो गया पूरा पार्ट आपका स्कल। ठीक है ना, ये हो गया पूरा स्कल। अब स्कल के साथ आप देखें तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा होगा पोस्ट क्रेनियल कहलाएगा। तो ये क्रेनियम के नीचे है तो ये सारा हिस्सा कहलाएगा पोस्ट क्रेनियल। मतलब ये सारा जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला सारा, इसको हम कहेंगे पोस्ट क्रेनियल। ठीक है ना। अच्छा जी, यानी कि क्रेनियल के बाद वाला। इन दोनों के बीच में कौन सा पार्ट, कौन सी बोन्स होगी वो बतानी है। तो इन दोनों के बीच में जो आपको मिलेगी वो होगी हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन जो है वो पोस्ट क्रेनियल और स्कल के बीच में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइवाइड बोन। तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में हमें हाइवाइड बोन कौन से ऑप्शन में गिवन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हाइवाइड बोन हमारे ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये स्कल और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हाइवाइड बोन इज द राइट आंसर।
43 क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक एक देखिए, यहाँ पर एक बात समझे, बड़ी आसान सी है। देखिए यहाँ पर भी नन है, यहाँ पर भी नॉट है। तो इस तरह से जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो दफा नॉन या नॉट आ जाए ना, तो आप क्या करें, एक नॉन को दूसरे नॉट के आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। इससे होगा कि क्वेश्चन का सेंस आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कौन है जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। HCl के बारे में देखें तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा काम करता है। म्यूकस भी नॉन स्पेसिफिक होता है, म्यूकस भी नॉन स्पेसिफिक। स्पर्माइन ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि दोनों, ये तीनों के तीनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। टी सेल्स को अगर देखें तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होगा वो कैसा होगा, वो स्पेसिफिक होगा। तो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिक का ही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 43 का बी इज द राइट आंसर। द सिस्टम दैट ड्रेन ब्लड बैक, ऐसा सिस्टम जो ब्लड को ड्रेन करता है बैक फ्रॉम द बॉडी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड को, यानी कि ब्लड को ड्रेन करके दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड कर देता है। तो ये जो ड्रेन वाला फैक्टर है ना, ड्रेन, ये है लिम्फेटिक सिस्टम का फैक्टर। क्योंकि कुछ कंपोनेंट हमारे ब्लड के ऐसे होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, फिर उनको दोबारा ब्लड में ऐड करने की जिम्मेदारी इसी सिस्टम की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम को हम ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, और उसकी वजह यही है क्योंकि ब्लड को ड्रेन करने का या ब्लड के कंपोनेंट को ड्रेन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की सबसे ज्यादा अबंडेंट टाइप कौन सी है, यानी कि वो डब्ल्यूबीसी जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसके बारे में बुक में परसेंटेज लिखी हुई है कि 50 to 70% तक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही लोग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ अगर चलें, तो उसमें कह रहे हैं द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट, इनमें से कार्निवोरस प्लांट की एग्जांपल कौन सी है। तो भाई आपको याद करनी पड़ेगी, डायोनिया मस्किपुला, ये आपके बुक में भी गिवन है। डायोनिया मस्किपुला ये प्लांट होता है इस तरह का कि इसके लीव्स दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, ऐसे। इसके लीव्स ऐसे दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, ये आपने देखा होगा इस तरह का। इसको हम वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। इस प्लांट का दूसरा नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं और डायनिया मस्किपुला भी कहते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोनिया मस्किपुला इज द राइट आंसर। अच्छा, 47 की अगर बात करें तो उसमें कह रहे हैं द कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप ये होती है एंडोडर्मस लेयर में, सेल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो एंडोडर्मिस है, उसके अंदर एक वैक्सी लेयर होती है। उस वैक्सी लेयर को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एपोप्लास्टिक पाथवे को रोकने के लिए होती है, एपोप्लास्टिक और सेलुलर पाथवे को रोकने के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 47 का बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो उसमें कह रहे हैं थोरेसिक कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल रीजन। देखिए, अगर एक ह्यूमन बॉडी की अगर मैं एक रफ सी एक डायग्राम बना लूं समझाने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की कैविटीज होती हैं। एक वो कैविटीज है जिसमें हमारे लंग्स मौजूद हैं, ठीक है ना, एक वो कैविटी है जिसमें हमारे लंग्स मौजूद हैं, एक तो ये हो गई कैविटी। और एक वो कैविटी होती है जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है ना, एक वो कैविटी है जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। अब ये दो कैविटीज को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन को हम कहते हैं डायाफ्राम। इस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, इस पार्टीशन को डायाफ्राम कहा जाता है, जो कि कौन सी कैविटी और कौन सी कैविटी को सेपरेट करता है, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 48 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आके जितने क्वेश्चंस हमारे पास अभी तक आ चुके थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे क्वेश्चंस और हमें मिल जाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज और ऑल द बेस्ट फॉर योर एमडी कैट रिजल्ट। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।